वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में स्वागत है आपका। फुल लेंथ साइंस का टेस्ट देखेंगे हम लोग 100 क्वेश्चनों का शानदार। आपको पता है साइंस से फिक्स है बीपीएससी में 30 सवाल आने ही आने, तो इसलिए इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को 100 क्वेश्चनों को 4-4 स्टेटमेंट में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पूरे साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल जिससे इससे कवर हो जाए, तो इसको बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा। अगर सोच रहे हैं अवॉइड करने का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का। ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कह रहा है जो फोटो टेलीग्राफ है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए करते हैं। किसका? फोटो टेलीग्राफ का। पायरियोमीटर यानी पायरियोमीटर इसका उपकरण सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को नापते हैं ना, जो सोलर रेडिएशन आती सूर्य से, उसको मापते हैं पायरियोमीटर से। पायरियोमीटर बोल सकते हो यार, क्या ही है इसमें। रेडियोमीटर कह रहा है एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग थर्मल विकिरण को मापने में करते हैं। और रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शी मीडिया के अपवर्तनांक यानी इट इज़ यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया, है ना, अपवर्तनांक को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। क्योंकि देखिए थर्मल रेडिएशन को मेज़र करने के लिए हम लोग रेडियो माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, रेडियो माइक्रोमीटर का। ठीक है, थर्मल विकिरण को मापने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 में आपको बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। सूर्य की किरणों की तीव्रता ज्ञात करने वाले यंत्र को एक्टिनोमीटर कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सनरेज, उसको एक्टिनोमीटर कहते हैं। किसी वाहन की गति में वृद्धि की दर मापने वाले उपकरण को एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर आदि मापने वाला जो यंत्र है उसको कैथेटोमीटर कहते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात और आदेश सुनाने वाला रिकॉर्डिंग उपकरण डिक्टाफोन कहलाता है ना, रिकॉर्डिंग डिवाइस फॉर नरेटिंग वंस वर्ड एंड ऑर्डर टू अनदर पर्सन कॉल्ड डिक्टाफोन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है जो मूल मात्रक हैं या मूल मात्राओं से जो प्राप्त होती है भौतिक राशियाँ, उनको मूल इकाइयों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। यानी अदर फिजिकल क्वांटिटी डेराइव फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट विच आर कॉल्ड डेराइव यूनिट। दूसरा, मीटर जो स्केल है उसको यूज़ 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर 2 मीटर तक की लंबाई को नापते हैं हम लोग इसमें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग 10 की पावर -4 मीटर तक की सटीक लंबाई नापते हैं। और स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर का उपयोग 10 की पावर -5 मीटर तक की लंबाई नापते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव यूनिट है, इसको बात को मैच करना होगा। यहाँ पे कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले संवेग, इसका मात्रक मोमेंटम का किलोग्राम मीटर सेकेंड, वर्क या एनर्जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ओम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 3, 4 सही हो जाएगा। वर्क और एनर्जी, इसका मात्रक जूल होता है ना, क्या होता है? जूल होता है, या न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर, यानी 1, 3, 4 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, सही बताना होगा कौन सा है। कह रहा है कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वही वस्तु का वेग है भाई, है ना। जो भी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक डायरेक्शन में, इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वो वेलोसिटी कहलाता है। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है और सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स है, जो अपोज करता है मोशन को। बॉल बियरिंग एक उपकरण है जिसका उपयोग घर्षण को कम करते हुए घूर्णी या रैखिक गति को सक्षम करने के लिए किया जाता है। यानी बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं रोटेशनल और लीनियर मोमेंटम में फ्रिक्शन को कम करने के लिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही चुनना होगा। कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी बात कर रहा है, और एक है कोलिजन। इनकी डेफिनेशंस हैं वो बतानी है आपको। कह रहा है व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ अ फोर्स इज अप्लाइड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर टू मेंटेन इट्स मोशन, उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है। और यही सेम चीज़ मेंटेन करने के लिए जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक कणों का टकराव या परस्पर क्रिया
जिसमें उनके बीच थोड़े समय के लिए एक शक्तिशाली बल कार्य करता है, वो संघट्ट या कोलिजन कहलाता है ना, जब इंटरेक्शन होता है टू और मोर पार्टिकल का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे सिर्फ आपका तीसरा सही है, क्योंकि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल है, जो सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल है ना, तो इसलिए पहला दूसरा गलत है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है। कह रहा -25 डिग्री सॉरी -25.6 है अगर टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कह रहा सेम होते हैं। ऐसे ही -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और रेमर टेम्परेचर सेम होते हैं। फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम होते हैं 574.25 पे। सेल्सियस और रेमर से स्केल सेम होते हैं 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर जो है -40 डिग्री पे सेम होते हैं। याद रखिएगा कि अगर -40 डिग्री है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होंगे, और -25.6 है तो आपका फ़ारेनहाइट और रेमर सेम होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 8, इसमें आपको सही बताना कौन सा है। कह रहा सोनार जो इक्विपमेंट है, सोनार उपकरण पानी में स्थित किसी भी धातु की दूरी निर्धारित करने के लिए अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसका इस्तेमाल करता है। गैल्टन की सीटी एक ऐसी सीटी है जो अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करती है। कैसा? अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करती है, जिसका उपयोग कुत्तों को प्रशिक्षित करने और बुलाने के लिए किया जाता है ना। तो डॉग विसल जो है वो गैल्टन विसल इज़ अ विसल दैट एमिट अल्ट्रासाउंड विच इज़ यूज टू ट्रेन एंड कॉल डॉग्स। हृदय की छवि हृदय के विभिन्न हिस्सों से अल्ट्रासाउंड को प्रतिबिंबित करके बनाई जाती है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफ में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, यहाँ पे सही कौन सा होगा। अब 9 में कह रहा है धातुओं के अतिरिक्त तो कुछ द्रवों एवं गैसों में भी विद्युत चालन होता है। धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। यानी अपार्ट फ्रॉम मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑल्सो अकर इन सम लिक्विड एंड गैसेस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता या चालक की तुलना में बहुत अधिक होती है, और लेकिन चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं भाई, है ना, सेमीकंडक्टर। और कह रहे हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या बहुत कम या शून्य होगी, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, और वे पदार्थ विद्युत के कुछ अलग होंगे, यानी बैड कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप ताबड़तोड़ MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 रुपये का हमारा 71st BPSC का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, पिछले 10 वर्षों के PYQ के आपकी प्रैक्टिस है लाइव रैंकिंग के साथ, कि आपकी रैंकिंग कितनी बन रही है सब में, है ना। अटेम्प्ट करो उसको, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। 1 साल का पिछले करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स का मंथ वाइज हम उसमें MCQ की प्रैक्टिस करा रहे हैं टेस्ट के फॉर्म में। उसको भी देखो, एक्सप्लेनेशन के साथ है, रैंकिंग के साथ है पूरा। 20 टेस्ट सीरीज भी है उसमें बढ़िया, है ना, उसको भी अटेम्प्ट करिए, एक्सप्लेनेशन के साथ, अटेम्प्ट के साथ, रैंकिंग के साथ। तो बहुत ही शानदार है, और भी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी जा रही है। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ये सब, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, डिस्काउंट कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट, 99 रुपये का पड़ेगा आपको, तो जाके उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। इसमें से 10 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। कह रहे हैं जो कैपेसिटर है केवल प्रत्यावर्ती धारा संकेतों को पारित करने की अनुमति देते हैं और चार्ज होने पर दिष्ट धारा संकेतों को अवरुद्ध करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए होता है। यदि किसी पदार्थ का एक आयाम नैनो रेंज तक कम कर दिया जाए जबकि अन्य 2 आयाम समान रहे तो प्राप्त संरचना को क्वांटम व्हील कहा जाएगा। फिर बात आती है बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। बायो-सैवर्ट का नियम जो है एक समीकरण है जो एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बायो-सैवर्ट लॉ इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर। तो ध्यान से सोचिए कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन 4। इसमें भी आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के बारे में है। सबसे पहले रबर मोल्ड का उपयोग कह रहा है नियोडमियम मिश्र धातु यानी नियोडमियम जो एलॉय है उसके निर्माण में किया जाता है और इस प्रक्रिया को आइसोस्टैटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। लेंज के नियम के अनुसार अगर देखें तो प्रेरित धारा की जो दिशा है हमेशा ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हो। अवरक्त विकिरण यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसका उपयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सुरक्षा कैमरों में भी किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में भी आपको सही बताना है। फर्मी लेवल की बात कर रहा है। फर्मी लेवल किसी ठोस के भीतर सबसे कम मजबूती से बंधे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का माप है।
प्रकाश की कण प्रकृति का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन को समझाने के लिए किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव विकिरण की क्वांटम प्रकृति को सिद्ध करता है। गीजर काउंटर एक प्रकार का कण डिटेक्टर है जो आयनकारी विकिरण को मापता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 13 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है एक आदर्श कठोर पिंड वह है जिसके कणों के बीच बल लगाने पर भी दूरी नहीं बदलती है ना। और किसी भरे हुए वाहन को चलाने के लिए, उसे चालू रखने के लिए आवश्यकता से अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार वाहन गति में आ जाए तो घर्षण कम होता है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से कह रहा है इतने किलोमीटर की दूरी पर एक गोलाकार कक्षा में भूमध्य रेखीय विमान में चलते हैं, और किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को प्रकट करती है। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस रिवील द एबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आपके चारों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको ध्यान से पढ़िए, कौन सा गलत है ये बताना है। कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक क्लियरली फ्रॉम द अर्थ थ्रू डॉपलर ट्रैकिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग ट्रांसमीटर। यानी ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से आप उसको ट्रैक कर सकते हो कृत्रिम उपग्रहों को। गुप्तोत्तर काल के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण इसके अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य नहीं होता है। यानी ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी पॉइंट मास लोकेटेड इनसाइड इट इज़ नॉट जीरो। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है आपसे कौन है, यहाँ इनकरेक्ट कर लीजिए, गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो 3 है ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इज़ नॉट जीरो नहीं, वो जीरो होता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन 15 में आपको सही बताना है कौन सा सही है। कह रहा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पिंड तथा उसके परिवर्ती माध्यम के बीच उनमें तापांतर के कारण प्रवाहित होता है भाई। और जब ऊपरी और निचले फलकों को समानांतर 2 बल लगाए जाते हैं तो ठोस शरीर इस तरह विकृत हो जाता है कि ऊपरी फलक निचली फलक के सापेक्ष एक तरफ स्थापित हो जाती है। When two forces applied parallel to the upper and lower faces, the solid body is deformed in such way that the upper face is displaced to the side. किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं थर्मसों में जो आप उपयोग करते हो, कांच या स्टील, जिसमें चांदी की परत रहती है जो गर्म को गर्म ठंडा को ठंडा बनाती है, और टोस्टर इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करता है, और संवहन विधि जिससे ब्रेड को टोस्ट करता है वो। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में यानी एंटी फ्रीज के रूप में यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक इंजन में। और कृष्ण विवर अनंत घनत्व का एक द्रव्यमान से भरा पिंड है जो प्रकाश को प्रतिबिंब करने में असमर्थता के कारण अदृश्य है। यानी ब्लैक होल इज अ मास फिल्ड बॉडी ऑफ इन्फिनेटिव डेंसिटी विच इज़ इनविजिबल ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 17 की बात करें, यहाँ पे सही अगर पूछ रहा है तो आर्द्रता कम होने पर कह रहा है वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है अगर ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा कह रहा ऊनी रेशो जो होते हैं उनका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं ऊनी रेशे, लेकिन इन रेशों के बीच मौजूद हवा के कारण ऊष्मा चालन होती है। और प्रेशर कुकर आदि जैसे खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा की कुचालक या बैड कंडक्टर है हीट की। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 सही है। पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्द्रता जो है कम नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ेगी अगर ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, इसमें आपको सही पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं जब तरल पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाता है, लेकिन घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। और पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बिल्कुल विपरीत होता है। जब झील के तल से हवा का बुलबुला ऊपर उठने लगता है तो नीचे की तुलना में ऊपर दबाव कम होने लगता है, जिससे हवा के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है, कह रहे। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूल्स की बात कर रहा है। और अपरूपण गुणांक केवल ठोस पदार्थों के लिए प्रासंगिक है, इसलिए केवल ठोस की लंबाई और आकार होता है ना, क्योंकि केवल ठोसों की लंबाई और आकार होता है, इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है?
यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है, ध्यान से देखिए। कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखते हैं। सामान्य प्रकाश में रखी कोई वस्तु उस प्रकाश के रंग की प्रतीत होती है जिसे वह परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजती है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो सीधा होगा, है ना। और जब उत्तल दर्पण को पानी में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी कह रहा है बढ़ जाती है। किसको? उत्तल दर्पण को अगर पानी में डुबोते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, क्योंकि उत्तल नहीं, अवतल दर्पण को पानी में अगर डुबोते हैं, किसको? अवतल यानी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 में आपको सही पहचानना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा शुद्ध हीरा 10 प्रकाश संचारित करता है और स्पष्ट रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के बने बेहद पतले बेलनाकार खोखले ट्यूब हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। सीडी प्लेयर में उपयोग किए जाने वाला जो लेंस है वो पराबैंगनी लेजर प्रकाश उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतह से परिवर्तित होता है। लेजर एक उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। कह रहा मनुष्य में जो सुनने की तीक्ष्णता है वो 1/16 सेकंड होती है, जो ह्यूमन की हियरिंग पावर है, और मनुष्य की दृष्टि की तीक्ष्णता 1/10 सेकंड होती है। हेड मिरर का उपयोग डॉक्टर जो है कान, नाक और गले की कांच के लिए करते हैं। यह एक छोटे छेद वाला अवतल दर्पण है और सफ़ेद रंग पूरी तरह से प्रकाश को परिवर्तित करता है जिसके कारण बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ पे आपका सही की बात करें अगर, तो कौन सा सही है? दूसरा तीसरा सही, क्योंकि मानव की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? 1/10 सेकंड होती है, और दृष्टि की क्षमता 1/16 होती है ना। तो ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही पहचानना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है श्रव्य संकेतों की अगर बात करें उसको प्रसारित करने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का उपयोग करते हैं। किसका? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। और इस तकनीक के माध्यम से ही प्रसारित सिग्नल किसी भी प्रकार के शोर और विरूपण से मुक्त होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें वे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो तरंगें जिनमें माध्यम के कण प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं। टेलीविज़न प्रसारण में ध्वनि प्रसारण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो जाएगा, 4 गलत है, क्योंकि टेलीविज़न जो है इसके प्रसारण में ध्वनि प्रसारण जो हम करते हैं तो आयाम क्यों? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, साइंस का आप अवॉइड नहीं करिए। साइंस के 30 नंबर आपके अगर पक्के करने हैं आपको, बीपीएससी में देखिए 30 साइंस है, 30 हिस्ट्री है, करंट अफेयर से 25-30 और बिहार जीके से 20-25। अगर आप इन 4 टॉपिक में कमांड कर लेते तो कट ऑफ ईजिली आप निकाल सकते हो। और सिर्फ SCS की जो लिस्टिंग है और SCS की जो मॉड्यूल है कंपाइलेशन, टेस्ट सीरीज और क्विज, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप यूपी PCS, बिहार PCS हर एक एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। हमारा देखिए एकदम अपडेटेड जो 2025 के नोट्स है वो भी आ चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के लिस्टिंग और कंपाइलेशन पूरे, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है देखिए सब बढ़िया कलरफुल नोट्स हैं। तो बिहार PCS की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस की 72 BPS की, यूपी PCS 2025-26 की, तो पूरी तैयारी हमारे इस मॉड्यूल मतलब इस नोट्स, टेस्ट, क्विज, पूरा गाइडेंस, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ कर सकते हैं। और ये नोट्स भी ले सकते हैं आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, प्री प्लस मेन्स के, तो ले लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। इसमें आपको सही पहचानना है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, लंबी स्टेटमेंट हो सकती है ये। कह रहे हैं परमाणु जो रिएक्टर है उसमें न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट इन जैसे बंधकों को यूज़ किया जाता है, और इसके विखंडन से न्यूट्रॉन की जो गति है तेज हो जाती है, और श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए संयम द्वारा बहुत धीमा किया जाना चाहिए। दूसरा है, कह रहा है RO द्वारा अलवणीकरण के लिए असमाटिक झिल्ली के उपयोग की आवश्यकता होती है, यानी डिस्टिलेशन जो है बाय RO रिक्वायर्स द यूज ऑफ ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन। The greater the pressure applied above the osmotic pressure, the greater the rate of transport of fresh water। यानी पराशरण दबाव के ऊपर जितना अधिक दबाव लगाया जाएगा झिल्लियों में पानी जो है उतना तेजी से परिवहन होगा। और ट्रांसफार्मर को एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पारस्परिक प्रेरण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है।
तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 24 पे आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इन स्टेटमेंट को भी। डायनमो कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है, यानी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को। और विद्युत पंखे द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन जो है यांत्रिक को विद्युत में। पवन चक्की यानी विंडमिल जो है विद्युत को यांत्रिक में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? आसान है, सोचिए थोड़ा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है यहाँ पे। क्यों चौथा गलत है? क्योंकि पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है, विद्युत को यांत्रिक में नहीं है ना, यांत्रिक को विद्युत में। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पे सही बताना है। कह रहा है विद्युत प्रतिरोध, इसका नियम जो है जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम द्वारा किया गया है। और प्रकाश के कण का सिद्धांत जो है ये क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है भाई। और प्लवनशीलता का सिद्धांत यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया है। तो सोचिए इसके बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए आपके 1 3 4 सही है ना, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी जो लाइट की है ये न्यूटन ने दी थी। ठीक है, किसने दी है? न्यूटन ने दी है। तो ये गलत है बस यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैच करो कि ध्वनि के स्रोत और उनकी तीव्रता के लिए कौन सा सही मैच कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा है रॉकेट 160 से 170 डेसिबल, साधारण बातचीत, ज़ोरदार बातचीत और सायरन। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए जो सायरन है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा और 190 से 200 डेसिबल ये होना चाहिए। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। सोनार कह रहा है पराश्रव्य तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है ना, यानी रिफ्रैक्शन पे काम करता है सोनार ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए आपका 2 3 4 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, है ना। सोनार जो है ये रिफ्रैक्शन पे काम नहीं करता है, ये किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे, यानी परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। 28 में कह रहा सही विकल्प पहचानिए, कौन सा सही होगा। विद्युत ट्रांसफार्मर यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, माइक्रोमीटर यानी विलियम गैसोलीन, और गैस इंजन और बैरोमीटर। कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत ट्रांसफार्मर की बात करें ओटो टिटूज ब्लाती, ठीक है। माइक्रोमीटर विलियम गैस कोजीन भी ठीक हो जाएगा। गैस इंजन की बात करें इसकी खोज डैमलर ने करी है, बैरोमीटर की टॉरिसेली ने। तो इसलिए 1 और 2 ही सही है यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 29 देख लो भाई ध्यान से थोड़ा, कौन सा सही है ये बताना है आपको। 29 में कह रहे जब गहरे समुद्र की जो मछली हैं उनको समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनका शरीर ही फट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत अधिक दबाव में बहता है। ऑटोमोबाइल में अवतल दर्पण का उपयोग पीछे देखने वाले दर्पण में करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर के लिए। पराशरण के कारण नमक के पानी में अचार बनाने पर कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा भैया? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमोबाइल वगैरह में हम लोग कॉनकेव नहीं, किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन 30, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है जब किसी कांच की छड़ को भाप में आप रख दो तो उसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी अगर स्टीम में रख दो ग्लास रॉड को। और पाइक्नोक्लाइन एक जल निकाय में घनत्व प्रवणता या प्रतिनिधित्व करता है, यानी पाइक्नोक्लाइन रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ग्रेडियंट। हेलोक्लाइन एक जल निकाय में लवणता प्रवणता यानी सैलिनिटी ग्रेडियंट। सैलिनिटी ग्रेडियंट मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसको बताता है। थर्मोक्लाइन पानी या हवा के शरीर में गहराई के साथ तेज़ी से तापमान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों देखिए अगर आप पीसेज वगैरह भी दे रहे हो ना इस साल, तो उसमें भी ये सवाल काम आएंगे। ज़रूरी नहीं आप बिहार पीसेज, उसमें भी आपकी ये मदद करेंगे। सिलेबस सेम ही है, तो अवॉइड मत करो इसको, रिवीजन करो। भले 10-15 क्वेश्चन करो, सांस लो, पानी पियो, रेस्ट करो, लर्न करो, कुछ भी करो, करो ज़रूर, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब 31 में आपको सही बताना है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 3 4 सही है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 32 देख लेते हैं, इसमें से सही बताना है कौन सा है। 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी और उनके पति
पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। रेडियो एक्टिवता का जो गुण है प्रायः भारी नाभिकों में होता है क्योंकि भारी नाभिक स्थायी है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने 1896 में की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिवता का जो गुण है ये भारी नाभिकों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारी नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं, अस्थायी, इसलिए गलत है ना। स्टेबल नहीं होते, इनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं दोस्तों। किसी तत्व के संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की अलग होती है। यानी आइसोबार में कह रहा है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। और ऐसे ही एटम ऑफ सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको आइसोटोप यानी समस्थानिक बोलते हैं। जहाँ पे क्या होगा भाई, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु संख्या अलग। घोल विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में घोल की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? सिर्फ सी है यहाँ पे सही, क्योंकि आइसोटोप होता है जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार होता है सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, ये उल्टा कर दो। सिर्फ सी सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन 34 पे आ जाते हैं। सही पहचानिए यहाँ पे भी कौन सा है। कहता है किसी पृथक गैसीय परमाणु के बाहरी आवरण से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और किसी तटस्थ पृथक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से निकलने वाली ऊर्जा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ड्यूट्रियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है और भारी जल की खोज 1932 में HC उरे और EW वॉश बनने की। जल की कठोरता उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनाइट या बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि के लवणों के कारण होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 2 3 सही है, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि जल की जो कठोरता है उसमें घुला कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, क्लोराइड, सल्फेट, इसके कारण होती है, ना कि बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, नहीं बाइकार्बोनेट भी ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया या फ्लोराइड लिख दिया, ये गलत है, बाइकार्बोनेट ठीक है। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है कुल मिला के। क्वेश्चन 35 में आपको सही बताना कौन सा है। कह रहा है किसी चालक के तापमान में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके कारण उसमें विभव में भी परिवर्तन होगा। इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं के विनाश को संचारण कहा जाता है। और बॉयल का नियम समदाबी परिस्थितियों के तहत आयतन और परम ताप के बीच संबंध को बताता है। डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दबाव उनके आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है क्योंकि ये चार्ल्स का नियम कहता है, बॉयल का नहीं, है ना, ये चार्ल्स का नियम कहता है। क्वेश्चन 36 में आपको बताना है सही कौन सा है भाई। कह रहा है ओजोन का उपयोग जो है तेल है, हाथी दांत है, स्टार्च है, आटा है, नाजुक कपड़ों को ब्लीच करने और कृत्रिम रेशम कपूर बनाने में करते हैं। एसिटिलीन एक रंगीन गंधहीन पानी में थोड़ा घुलनशील गैस है। शुद्ध एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी है। मेथिल अल्कोहल को 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने से एथिलीन बनता है। और मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले लकड़ी के आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता था और इसलिए इसे वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था भी कहते हैं। ध्यान से सोचिए, पढ़ा होगा तो बता लोगे भाई। तो यहाँ पे गलत है कौन सा, मतलब सही कौन सा है अगर, तो 1 2 4 गलत है 3, क्योंकि एथिलीन जो है वो हम बनाते हैं मेथिल अल्कोहल नहीं, एथिल अल्कोहल से। ठीक है, यहाँ एथिल अल्कोहल होना चाहिए था, मेथिल नहीं, यानी 1 2 4 बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको बताना है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइट और चपड़ा को घोलने के लिए, मोटर इंजनों के ईंधन के रूप में, रंग इत्र दवाइयों के औद्योगिकीकरण में और कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा है। कह रहे हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन, इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन, गैस्ट्रिक आदि में करते हैं। नायलॉन 66 का उपयोग रेशे, प्लास्टिक, टायर, कार्ड और रस्सियों बनाने में करते हैं। केवलर का उपयोग गोली रोधक परिधान बनाने में करते हैं और टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोधी पदार्थ के रूप में करते हैं। कौन सा सही है यहाँ पे?
तो यहाँ पे आपका 134 सही है, बी गलत है, क्योंकि नायलॉन 66 नहीं, नायलॉन 6 का उपयोग करते हैं प्लास्टिक वगैरह बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 39। इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकाने के लिए करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर पॉलिशिंग यूटेंसिल। और जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, इसको एक्वारेजिया। और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन टेफ्लॉन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक प्राकृतिक फाइबर की तरह है, बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्यों पहला गलत है? क्योंकि हम लोग जो उपयोग करते हैं बर्तनों को चमकाने के लिए वो करते हैं जिंक ऑक्साइड का उपयोग, है ना, जिंक ऑक्साइड का। अब क्वेश्चन 40 में भी गलत की पहचान करनी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत है यहाँ पे? कह रहा है सन के पौधों के डंठल के अंदर उगने वाले सेल्यूलोज फाइबर का उपयोग लिनन के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। और कॉयर या नारियल फाइबर नारियल की भूसी से निकाला गया है, एक प्राकृतिक रबर है। इसका उपयोग फर्श मैट, डोर मैट, ब्रश और गद्दे जैसे उत्पादों में करते हैं। मोहायर अंगोरा भेड़ के बालों से बना एक फाइबर है, सूत या कपड़ा है। संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम देते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? यहाँ पे गलत हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि मोहायर अंगेरा जो है वो बकरी के बाल से बनता है, ना कि भेड़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत होगा। कह रहा है पेंसिल कोर जो है वो ग्रेफाइट की मिट्टी के बाइंडर के साथ मिश्रित करके बनाई जाती है, जो भूरे और काले निशान छोड़ देती है और जिसे आसानी से मिटा भी सकते हैं हम। ग्रेफाइट भूरे काले रंग का एक चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ है, यानी एक कार्बनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हो, जो ग्रेफाइट पाउडर का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में भी करते हैं, यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं मशीन्स में। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% पानी और 0 से 10% कॉन्शियोलिन होता है। क्या होता है? कॉन्शियोलिन होता है 0 से 10%, कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 4, और पर्ल यानी जो मोती में कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 4% होता है, 85% कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, मतलब गलत होगा? गलत तो यहाँ कोई नहीं है ना, तीनों ही में तीनों बिल्कुल सही है, गलत कोई नहीं होगा यहाँ। क्वेश्चन 42 पे आता है, यहाँ पे आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले कह रहा है जो मेटल्स हैं उसमें धातुओं में सोना जो है उसकी रासायनिक सक्रियता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण वह मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, भाई फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। गोल्ड हाईएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी के कारण। प्रतिदीप्ति ट्यूब आमतौर पर कम दबाव वाले पारा वाष्प और आर्गन गैस से भरी होती है। गैर धातु जो है वो हीरा, सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर है, जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले हुए होते हैं, जिसके कारण जल अशुद्ध हो जाता है। तो ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए 2, 3, 4 यहाँ सही है, पहला गलत है। गोल्ड हाईएस्ट नहीं, लीस्ट केमिकल रिएक्टिव है। भाई कहाँ सोना जल्दी रिएक्ट करता है, देखो ना केमिकल से, जैसा उंगली में पहन रहो वैसा ही रहेगा, है ना। तो ए गलत हो जाएगा, वो 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा वनस्पति जो तेल होते हैं उसमें वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु यूज़ करी जाती है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर होता है। और जियोलाइट का जो उपयोग है वो पानी को मृदु बनाने के लिए करते हैं, यानी सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। बेरियम क्लोराइड का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम भोजन के रूप में करते हैं ना। बेरियम क्लोराइड यूज्ड इन एब्डोमिनल एक्सरे एज बेरियम मील। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी गलत, 43 का, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है इसका उपयोग हम पेट के एक्सरे में बेरियम भोजन के रूप में करते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको, ना कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, बेरियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 44 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे गलत में आप देख सकते हो, जैसे जंग है ना, जंग मुक्त लोहा बनाने के लिए, जंग मुक्त करना, माफ़ कीजिएगा, जंग मुक्त यानी रेजिस्टेंट फ्री करना उसके लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील नामक एक मिश्र धातु बनती है। और जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमेलगम कहते हैं। और दांतों के छिद्रों में चांदी के पारे का मिश्रण भी भरते हैं। शीशे के पाइप जो है वो पानी का, जो पीने का पानी है उससे ले जाने के लिए उपयुक्त तो नहीं है शीशे के पाइप, क्योंकि पानी के साथ मिश्रित होने पर वे जहरीले लेड हाइड्रोक्साइड का भी उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे गलत बताइए कौन सा है भाई। तो यहाँ तो कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है,
अगले प्रश्न पे आ जाते हैं क्वेश्चन 45 में। यहाँ पे भी सही विकल्प की चयन करना है आपको, कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले कह रहा है जेनॉन गैस जो है हवा से भारी होती है, उसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है और वायुमंडल में मात्रा कम है काफ़ी इसकी। कुछ प्रमुख गैसें अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन, कौन सी, अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन, एक्रोलिन आदि है। अमोनिया का उपयोग आंसू गैस में किया जाता है। दूसरा, जिंक फॉस्फाइड ट्यूबलाइट में कम दबाव पर पारावाष्प और मुख्य रूप से आर्गन से भारी एक अक्रिय गैस होती है जिंक फॉस्फाइड। क्रोमियम मिश्र धातु का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के लिए तापी घटक बनाने के लिए करे जाते हैं, यानी क्रोमियम अलॉय इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। देखा ना, घर में पानी वानी गर्म करने की जो मशीनें होती हैं, हीटर होते हैं, वो सब। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, 4th गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम नहीं नाइक्रोम यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, घर में वो जो गर्म वरम करने की मशीनें होती हैं, नाइक्रोम यूज़ करा जाता है, ना कि क्रोमियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा पोटेशियम परमैंगनेट एक गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। बर्तनों और कपड़ों पर भूरे धब्बे पानी में मैग्नीज की अधिकता के संकेतक हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहा जाता है। और परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे बताओ भाई गलत कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए, क्योंकि परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने दिया था ना, जे थॉमसन द्वारा दिया गया। चलो क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। 47 में आपको सही बताना है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत अधिक घनत्व वाली गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त होता है। मूर्खों के सोने को तकनीक के रूप से पायराइड या आयरन सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। और एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को प्रभाजी आशवन द्वारा अलग किया जा सकता है। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है भाई, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 2 3 4, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि बोस आइंस्टाइन जो है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ जो है ये अधिक घनत्व नहीं होता, इसका जो घनत्व है वो काफ़ी कम होता है ना, ये घनत्व नहीं ज़्यादा होता है। अगले में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बनिक अम्ल प्रदान करता है। समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए कार्बनिक अम्लों को विघटित करता है। तो क्या यहाँ पे कोई गलत होगा, तो यहाँ पे भी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। इसमें आपको गलत बताना होगा फिर से। कह रहा है जो पेन रिलीविंग होती हैं यानी दर्द निवारक मरहम होते हैं जैसे आइडेक्स है, ये मेथाइल सैलिसिलेट जैसी गंध आती है इनसे। और पेट्रोल में एथिलीन डाई ब्रोमाइड मिलाने से ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों में सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, कार्बनिक पदार्थों में जो सेल्यूलोज है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में देख लेते हैं, फिर से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत है। यूरिक एसिड के जमा होने के कारण धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे आम यौगिक हैं जो गुर्दे की पथरी का कारण बनते हैं। और एथिल मरकैप्टन को हवा में फैलाकर एलपीजी के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है ना, अगर लीकेज ऑफ एलपीजी कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय स्प्रेडिंग एथिल मरकैप्टन इन द एयर। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण धावकों को दौड़ने में दिक्कत होगी, लैक्टिक एसिड ना कि यूरिक एसिड, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, फिर से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है क्रुक्स कांच, इसमें प्रयुक्त सोडियम ऑक्साइड, कौन सा, सोडियम ऑक्साइड या सेरियम ऑक्साइड कह सकते हो, सूर्य से हानिकारक यूवी किरणों को तेज़ी से अवशोषित कर सकता है। फ्लिंट ग्लास का जो मुख्य उपयोग है लेंस, प्रिज्म और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के निर्माण में होता है। फाइबर ग्लास बनाने के लिए कांच के रबर युक्त प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। कौन सा गलत होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 52 देख लेते हैं भैया, 52 क्या कह रहा है। 52 में सही विकल्प का चयन करना है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो बारीक भूरे रंग का पाउडर सीमेंट के रूप में उपयोगी होता है।
जब कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए घमौरियों के पाउडर में बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो बताइए भैया यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो 51 में अगर आप मतलब 52 में देखेंगे तो पहला तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि जब कोई ठोस गर्म करते हैं ना तो वो सीधे गैस में परिवर्तित होता है ना। जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, नहीं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये गलत है, 13 सही हो जाएगा। चलो 53 में भी आपको सही की पहचान करनी भाई, कौन सा सही है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व यानी मेटल है। और ब्रोमीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण तत्व है। ओस्मियम या इरिडियम सबसे भारी और सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। तो यहाँ पे आप बताइए भैया कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण तत्व माना जाता है, ना कि ब्रोमीन। यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही होगा। 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कैल्शियम के अयस्कों का चयन करना है इसमें। सेलेक्ट द कैल्शियम ओर्स। तो इसमें कौन सा सही होगा? लाइमस्टोन, कैल्साइट, लाइमोनाइट और फ्लोरस्पर। तो यहाँ पे कैल्शियम अयस्क का चयन अगर हम करें तो एक तो लाइमोस्टीन हो गया यानी लाइमस्टोन हो गया, माफ़ कीजिएगा, और कैल्साइट हो गया और फ्लोरस्पर हो गया। ठीक है, लिमोनाइट नहीं होगा क्योंकि ये लिमोनाइट को लोहे का ओर जो होता है, आयरन ओर कह सकते हो आप। ठीक है, तो यानी 1, 2, 4 सही होगा। क्वेश्चन 55 में आ जाते हैं। कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज और जहाज बनाने में करते हैं, मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट वगैरह बनाने में। कॉन्स्टेंटेंट का उपयोग करते हैं तापमान माप के लिए, क्रोम कॉन्स्टेंट या आयरन कंसिस्टेंट थर्मोकपल के निर्माण में। यानी कॉन्स्टेंटेंट इज यूज टू मैन्युफैक्चर द क्रोम कॉन्स्टेंटेंट और आयरन कॉन्स्टेंटेंट और थर्मोकपल्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। मुंज मेटल जो है इसका उपयोग स्वचालित फ्यूज़ यानी ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में करते हैं, मुंज मेटल का। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत यही डी वाला हो जाएगा। मुंज मेटल नहीं, रोज़ मेटल का इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने में, रोज़ मेटल। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टमाटर में पाए जाने वाले अम्लों का जो है सही है आंसर। मतलब टमाटर में कौन से एसिड पाए जाते हैं? एसिटिक, ऑक्सैलिक, मैलिक या साइट्रिक। तो टमाटर में पाए जाते हैं, देखिए ऑक्सैलिक भी ठीक है, मैलिक है, सिट्रिक भी ठीक है। एसिटिक एसिड नहीं पाया जाएगा, नींबू वगैरह में होगा ये। ठीक है, चलो सिरके में भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से आपको गलत पहचान करना है दोस्तों। आराम से करो, 20-20, 25-25 ऐसे करो। इसलिए हमारे प्रैक्टिस बैच को भी हमने खोल दिया है ना। अगर आप भूल रहे हैं तो फिर से बताऊँ, 99 का ही BPSC का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगाइएगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, है ना। 25-25, 50-50 जितने क्वेश्चन उनमें कराए जाएंगे करिए, अपनी रैंकिंग देखिए, आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल अंत में मिल जाएंगे, तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो चले जाइए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। चलो बताओ भाई, इसको कोशिश करो बताने की कौन सा इसमें से सही होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग चौक, अग्निरोधी, खिलौने और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक, कांच, गन पाउडर और दवाओं और संवेदनशील धातु के लिए टूथपेस्ट के निर्माण में करते हैं। सोडियम सल्फेट का उपयोग कागज़ बनाने के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में करते हैं। तो कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? मतलब गलत पूछ रहे हैं ना, हाँ गलत ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट नहीं होना चाहिए यहाँ। हम यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसका यूज़ करेंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का हम यूज़ करेंगे चौक वगैरह बनाने में। तीसरा बिल्कुल सही है। 14 में सोडियम सल्फेट नहीं, लुगदी वगैरह कागज़ की और लकड़ी की बनानी है तो हम यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों और उनके pH मान से संबंधित सही विकल्प बताओ भाई। ह्यूमन ब्लड, ब्लैक कॉफ़ी, लाइम वाटर, ह्यूमन मस। कौन सा सही pH मैच कर रहा है इसमें से, ये बताइए। तो इसमें से कौन सा सही pH में? तो चूने का पानी का जो pH है 10.5 है, ये ठीक है क्योंकि ये बेस होता है। मानव रुधिर की बात करें तो ये भी बेसिक ही है, 7.4 होता है। और ब्लैक कॉफ़ी एसिडिक होती है, ये 5 होनी चाहिए। मानव श्लेष्मा यानी ह्यूमन मस्क की बात करें, ये 6.4 होता है, 6.4। ठीक है, 59 में आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में करते हैं।
डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में करते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उपयोग रबर और गोंद के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है, तीनों सही हैं। चलो इसमें देख लो भैया ध्यान से, क्वेश्चन 60 में क्या कह रहा है, सही की पहचान कर लो भाई। पारदर्शी साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें उच्च तापमान पर एथिल अल्कोहल मिला दो भाई। ट्रांसपेरेंट सोप नहीं, पर पियर एयर साबुन जो आते हैं आर पार दिखता है जिसमें। और कपड़े धोने का साबुन जो है उस कपड़ों से ग्रीस, ठोस कण, कार्बनिक पदार्थ, धूल आदि को हटाने के लिए इसमें सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रोजिनेट वगैरह मिला देते हैं। और शेविंग साबुन में अधिक झाग बनाना है अगर, तो उसके लिए इसमें रेजिन नामक गोंद मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? रेजिन नामक गोंद। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक हों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहे वे सहजीवी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी सिम्बायोटिक हैं। क्या है? सिम्बायोटिक हैं कह रहे, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और हर पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरा, वे प्राणी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में उपभोग करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये परजीवी होते हैं, अर्थात अपना भोजन दूसरों जो जीव होते हैं उनसे लेते हैं। और शाकाहारी या शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता है। और वहीं बात करेंगे फाइटोफाइट, ये एक गहरी जड़ वाला पौधा है जो अपने पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संतृप्ति क्षेत्र या फाइटिक क्षेत्र के ऊपर कोशिका किनारे से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे गलत की अगर देखें हम लोग तो बहुत ही आसान है, सिम्बायोटिक नहीं हो। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं जो, है ना, ये होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ सस्टेनिंग, है ना, जो खुद से ही अपना खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स जैसे। तो इसलिए वो गलत है पहला। दूसरा देखते हैं, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। कह रहा है 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक साधारण माइक्रोस्कोप के तहत कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा था, यानी जो डेड सेल्स होते हैं उनको देखा था और उन्हें कोशिकाएं नाम दिया था। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले 1839 में स्लेडन और श्वान द्वारा विकसित किया गया है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कौन? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी और बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आपके पास अब देखिए बहुत कम समय बच रहा है। आज जब ये मैं टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 18 अगस्त है, तो आप कोशिश करिए जितना आपके पास समय बच रहा है, 13 सितंबर को पेपर है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए जो भी पढ़ा है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। SCS की लिस्टिंग वगैरह से फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिहार GK के फैक्ट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए, टेस्ट और क्विज इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। बिहार PCS का जो 99 वाला बैच है वो सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है, डेली उसमें प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चल रही है अपनी रैंकिंग के साथ, उसको देखिए आप कैसा कर पा रहे हैं ना। मात्र 99 का है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, तो ले लो जाके आप। चलिए अगला 63 देखते हैं, इसमें से सही बताना होगा आपको। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, अंतः प्रद्रवी जालिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषक वर्णक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, इनके बारे में दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइजोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं ना, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइजोसोम याद रखना। देखिए SCS के टेस्ट सीरीज का मकसद होता है सिलेबस का रिवीजन हो जाए, है ना, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, आपका पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाए टेस्ट के थ्रू। इस उद्देश्य से टेस्ट को हम देते हैं, इसलिए कई लोगों को ये बड़े भी लगते हैं भाई, पर भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही है ना। SDM बनना है और तैयारी करनी है चपरासी की भी, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना यार। चलो इसमें भी गलत पहचानना है। कह रहा है ब्रूनर ग्रंथियाँ पाचन तंत्र के एक भाग में पाई जाती हैं जिसे ग्रहणी कहा जाता है, यानी ब्रूनर ग्लैंड जो है आर फाउंड इन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन माउथ की बात करें अगर, मनुष्य का मुंह प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर लार का उत्पादन करता है। कितना? 1500 ml लार बनाता है डेली। आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें हार्मोन और पाचक रस स्रावित होते हैं, और जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा भाई? तो यहाँ पे आपका C वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ना कि आमाशय, है ना। पेनक्रियाज होना चाहिए था, ना कि स्टमक। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पेनक्रियाज, ठीक है, जिसमें हार्मोन और पाचक रस स्रावित होते हैं। तो यहाँ हिंदी में अग्नाशय कर दो, इंग्लिश में पेनक्रियाज। चलो 65 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे भी देख लो कौन सा गलत है। सबसे पहले कह रहा है जब हम क्रोध, भय और खतरा महसूस करते हैं तो एडर्नल ग्रंथियों द्वारा एडर्नालाइन हार्मोन निकलता है भाई, रिलीज होता है।
और महिलाओं के अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज ऑफ वुमेन। और फेरोमोन विपरीत लिंग के साथियों को आकर्षित करने के लिए छोड़ी जाने वाली गंध फेरोमोन। और अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं। टेस्टोस्टेरोन तो ह्यूमन से निकलता है ना। महिलाओं के अंडाशय से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। चलो, इसमें आपको सही बताना है 66 में कौन सा विकल्प सही होगा आपका। रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस के लिए है और जीरोपिथेलेमिया। और नियासिन या निकोटिसिन जो है निकोटिनिक एसिड चिलियोसिस, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग, और टोकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है भाई। तो यहाँ पे देखिए, एक तो रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस के लिए है, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, और टोकोफेरॉल लैक ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, यानी 1, 3, 4 सही है। दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नियासिन या निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है ना, पेलेग्रा, ठीक है। चलो, अब अगले प्रश्न में आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है भाई, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। जैसे डायरिया ट्रोपोनोमा पैलिडम नाम है जीवाणु का, जिसकी वजह से होता है। तपेदिक क्षय रोग या टीबी सॉल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम, और सिफिलिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड सॉल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला टाइफी। तो कौन सा गलत मिलान है इसमें, ये बताना है। देखिए बहुत आसान, देखिए 1, 2, 3 गलत है, सिर्फ चौथा ही यहाँ पे सही होगा। 1, 2, 3 गलत है अगर पूछेगा, क्यों? क्योंकि डायरिया जो होता है वो सॉल्मोनेला टाइफ्रेमियम की वजह से होता है, यानी यहाँ पे होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और सिफिलिस हो गया आपका ट्रेपिनोमा पैलिडम, ठीक है। अब इसमें आपको देखिए अगले प्रश्न में सही का पहचान करनी, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है एडिसन रोग कार्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। एडिसन डिसीज अकर ड्यू टू रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ कार्टिन हार्मोन। और माइक्सेडमा रोग जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। एक्सोफेल्थेमिक गॉइटर रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो चारों ही, मतलब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो 69 में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। बोरॉन की कमी से धान में खैरा रोग होता है। मॉलीबेडनम की कमी से फूल गोभी में भूरापन। तांबे की कमी से नींबू में डाईबैक, और जिंक की कमी से पत्ता गोभी में विप्टेल। तो यहाँ पे सही कौन सा है, सही बताना। सही तो सही तो देखो सिर्फ सी है, कि तांबे की अगर यानी कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, लेमन में डाईबैक रोग हो जाता है, ठीक है। अब जिंक की कमी से होता है खैरा रोग, ना कि बोरॉन की, यहाँ है ना, जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। और फूल गोभी में भूरापन रोग की बात करें तो ये बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन की। और पत्ता गोभी में विप्टेल की अगर बात करें तो ये मॉलीबेडनम की कमी से होता है, ठीक है। चलो सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में कौन सा सही होगा। कह रहा क्लोरोप्लास्ट का वर्णन पहली बार ह्यूगो वॉन मोहल द्वारा 1837 में हरे पौधे की कोशिका के भीतर किया गया था। और तारक काय की खोज 1833 में वैन ब्रेंडन ने की थी, जिसे बाद में 1888 में थियोडोर बोवेरी नाम दिया गया। क्रिश्चियन डी डुवे ने 1995 में राइबोसोम की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 सही है, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा अभी देख लो भाई, क्योंकि जो क्रिश्चियन डी डुवे हैं इन्होंने राइबोसोम नहीं लाइसोसोम की खोज की थी 1995 में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भाई। सांस लो आराम से और रेस्ट करो, फिर से पढ़ो, है ना। थोड़ा पढ़ना जरूरी है भाई, बिना पढ़े तो कैसे ही अधिकारी बनोगे भाई, है ना। रील्स देख के वीडियोस देख के नहीं कुछ होगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो छोड़ दो फिर कुछ और करो। चलो बताओ गलत की पहचान करो। कह रहा है एडेंसोनिया डिजिटेटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है। एडेंसोनिया डिजिटेटा इज द प्लांट विथ लॉन्गेस्ट रूट। और सेरियस ज़ाइंटियस सबसे विशाल नागफनी के रूप में जाना जाता है। साइकस सबसे बड़ा पादा फंड है। साइकस बीजांड का व्यास 6 से 7 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पे गलत कौन सा है। तो गलत तो यहाँ कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इसमें आपको सही बताना है, यहाँ पे सही कौन सा है। कह रहा पोलियो से बचाव के लिए जो वैक्सीन की खोज है वो जॉनस सॉल्क ने की थी, पोलियो वैक्सीन की खोज। और एबीओ रक्त समूह की खोज, RH फैक्टर की खोज और एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम, इन्होंने एक जीन, एक एंजाइम और एक रासायनिक प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया है। तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। तो बताइए, तीनों यहाँ पे ठीक है।
ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। इसमें सही पहचानना है कौन सा सही होगा। तिलचट्टे के नर जननांगों की ग्रंथियों को पेरिनियल ग्रंथि कहा जाता है। कह रहा पेरिनियल ग्लैंड कहते हैं भाई, है ना, ग्लैंड ऑफ मेल जेनिटल ऑफ कॉकरोच। और ग्लैंड फाउंड इन द फीमेल जेनिटल ऑफ कॉकरोच एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड फैलिक ग्लैंड, यानी फैलिक ग्रंथि कहते हैं तिलचट्टों और कीड़ों के मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथि। खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियों को यूट्रिकुलर ग्रंथि कहते हैं। और सरीसृपों की जांघाओं में या जांघों पर पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनको फेमरल ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि नर जनांगों की ग्रंथियों की बात करें तो उनको हम बोलते हैं फैलिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं? फैलिक ग्रंथि। और मादा जनांगों की जो ग्रंथि होती है वो होती है पेरिनियल ग्रंथि, है ना। वो कौन सी होती है? पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, यूटिकुलर ग्रंथि, है ना। मादा जनांगों की यूटिकुलर। खरगोश में जो पाई जाती है ना उसको पेरिनियल बोलते हैं, खरगोश में जो पाई जाती है, ठीक है। चलो गलत की पहचान करना है। 74 में कौन सा आपको गलत है ये बताना होगा। एडविन बटलर को पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को सूक्ष्मजननिकी के रूप में जाना जाता है ना। तो यहाँ पे गलत बता दो भाई कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज जॉन मेंडल की अगर बात करें इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ना कि फादर ऑफ यूजेनिक। फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है, जेनेटिक। चलो अब 75 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं घोंगे के संवर्धन संबंधी अध्ययन हेलीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन संबंधी अध्ययन वर्मी कल्चर के अंतर्गत होता है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि संबंधी अध्ययन अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत होता है। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का जो पालन संबंधी अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे बताओ भाई गलत कौन सा है। तो हॉर्टिकल्चर की बात करें अगर तो आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करते हैं। हॉर्टिकल्चर में भाई जितने भी प्रकार के आप क्या होते हैं पेड़ पौधे वो सब लगाते हैं ना। ये तो सेरीकल्चर होता है, सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है। चलो अगला है गलत बताना है भाई। 76 में भी कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी द्वारा निर्मित होता है जो अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है। सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय ड्यूडेनम विच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। बड़ी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना है। अग्नाशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है। जीभ के आधार पर रिसेप्टर्स होते हैं जो मीठे स्वाद का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा। तो जीभ के जो आधार है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कड़वे स्वाद का पता लगाते हैं, ना कि मीठे स्वाद का, है ना। कड़वे स्वाद के लिए लगे होते हैं रिसेप्टर्स हमारे। तो ये गलत था, बाकी सही। क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना है भाई, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा जब किसी कारण से किडनी अगर खराब हो जाती है और खून को साफ करने में असमर्थता हो जाती है तो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है ना, जो कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है भाई, आर्टिफिशियल किडनी की तरह। और संवेदी या विवाहिक तंत्रिका जो है कोशिकाएं इंद्रिय अंगों से संविदा या संवेदी आवेग प्राप्त करती हैं और इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, यानी सेंसर और अफरेंट नर्व सेल्स रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड ट्रांसमिट देम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर अग्र मस्तिष्क, परम मस्तिष्क और थैलमस और हाइपोथैलमस से बना होता है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 78 में आपको इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा ये पहचानना है। कह रहा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाएं ऊतकों या अंगों को कहते हैं जिनकी कोशिकाएं कुछ पदार्थों का संश्लेषण करके उनका स्राव करती हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन का स्राव करती हैं जो यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त शर्करा को स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है। यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं। इनकरेक्ट पहचानो भाई, यहाँ पे भी ध्यान से कौन सा गलत होगा। कह रहा है एथलीट फुट जो है एक रोग होता है ना, मोटे मोटे पैर हो जाते हैं। इज कॉज बाय फंगस कॉल्ड, क्या नाम है उस फंगस का, एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोसम। एपिडर्मोफाइटम फ्लोकोसम के कारण होता है। कंठमाला एक गंभीर विषाणु जनित बीमारी है जो पैरोटिड ग्रंथि के कष्टदायक विस्तार के कारण होती है। बॉट्युलिज्म रोग जो है वो कह रहा है क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु द्वारा उत्पादित विष के कारण होता है।
तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये भी तीनों ठीक स्टेटमेंट है। एडी में आपको फिर से गलत की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़िएगा। चूहों को मारने और उनसे बचाने के लिए घरों में डीडीटी अथवा पायरेथ्रम, नेफ्था, कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। और प्रोलेथिन या प्रोलेथ्रिन का एक प्रकार है पायरेथ्रॉइड कीटनाशक, है ना। प्रोलेथ्रिन इज अ टाइप ऑफ पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड विच इज़ कॉमनली यूज मस्कीटो रिपेलेंट। और फासियोला एक चपटा यकृत कृमि है जो भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के यकृत की बड़ी पित्त नालिकाओं में पाया जाता है। और सेरेब्रल पॉल्सी या मस्तिष्क पक्षघातक एक मस्तिष्क विकार है ना। सेरेब्रल प्लासी और सेरेब्रल प्लासी इज अ सेरेब्रल डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा मुझे पता है, तो जो टफ लग रहे हैं उनको बार बार रिपीट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है वो गलत है। डीडीटी और पैरेथ्रम वगैरह जो यूज़ करते हैं मच्छरों को मारने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 81 में भी आपको इनकरेक्ट या गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। कह रहा है जब भी किडनी द्वारा कम या अधिक मूत्र उत्पादन के कारण समान स्तर में गड़बड़ी होती है तो रक्त में यूरिक एसिड का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और लैक्टिक एसिड क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। तो दूसरा है क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। फिर कह रहा है क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोश की हरे शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में क्लोरेला की अधिकतम दक्षता 8% है। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कच्चे माल के रूप में CO2 और H2O का उपभोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात करें तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई लैक्टिक एसिड नहीं, यहाँ यूरिक एसिड है वो जमा हो जाएगा। 82 में देखते हैं सही बताना है 82 में आपको कौन सा सही होगा। कह रहा है उत्तेजक पदार्थ के रूप में हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1906 में स्टर्लिंग द्वारा किया गया था। जब पौधे मिट्टी से जल एवं कार्बनिक तत्व प्राप्त करते हैं तो मिट्टी में कार्बनिक तत्व खनिजों के रूप में मौजूद होते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के भाग तक पहुंचाना है और जाइलम का मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों में उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों के भागों में स्थानांतरित करना। यानी जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में बताना आपको। सही है सिर्फ और सिर्फ पहला वाला यहाँ पे, बाकी तीन गलत है। अगले में भी आपको गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा है अमरबेल जो है पूर्णतः स्तंभाकार परजीवी जिम्नोस्पर्म पौधा है जिसका तना पतला, कमजोर और पीले रंग का होता है। केसर एक मसाला है जो इरिडेसी कुल के पौधे क्रोकस सेटाइवस इसके फूल के वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। भिंडी के पौधे का वनस्पतिक नाम जो है एबल मॉस्कुलस एस्कुंटलेस है। क्या है? थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, एक दो बार रिपीट कर लेना तो याद हो जाएगा। भिंडी के पौधे का वनस्पति नाम एबल मॉस्कुलस एस्कुलेंटस। यहाँ पे क्योंकि तीनों सही है मतलब गलत कोई नहीं होगा, तो इसलिए तीनों याद रखो। 84 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। सन, पटसन और जूट के तनों से रेशा प्राप्त किया जाता है जबकि कपास फलों में स्थित बीजों के एक बीज आवरण से जुड़े रेशों से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन एक प्रमुख औषधि है जो सिंकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से मिलती है। कॉर्क ओक नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है जिसका वानस्पतिक नाम कॉर्कस सूबर है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है भाई, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 85 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों के उदाहरणों में से एक नहीं है भाई? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरणों में से नहीं है इनमें जानवरों की हड्डी, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन या कीटनाशक। तो बहुत ही आसान है, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन, पेस्टिसाइड हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। अब इसमें सही बताना है कौन सा सही होगा। चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यह अनुकूलनशीलता उसके किडनी की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण होती है। मोती वास्तव में पिगटेंडा या पर्ल आइसेटर मेलस्का संघ के जीवों द्वारा प्राप्त होता है। और फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक हैं। डीएनए डबल हेलिंग संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने की थी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। रैट नहीं, यहाँ कंगारू होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। फिर है गलत बताना है 87 में आपको गलत कौन सा है। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण पानी के अणु जड़ों के कॉर्टिकल कोशिकाओं में पानी में प्रवेश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से आती है।
हृदय जिस निकटतम अंग को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है वो हृदय ही है। वह धमनी जो एक अंग से प्रारंभ होकर हृदय तक न पहुंचकर दूसरे अंग में समाप्त होती है वो हेप्टिक पोर्टल धमनी कहलाती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वह सिरा जो एक अंग से प्रारंभ होकर हृदय के दूसरे अंग तक समाप्त होता है उसको हेप्टिक पोर्टल सिरा कहते हैं ना, धमनी नहीं, हेप्टिक पोर्टल सिरा। इसके बाद इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। रेटिना की शंकु कोशिकाएं और उनके वर्णक आयोडोप्सिन प्रकाशमय वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं। ग्लूकागान का मुख्य कार्य यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने को प्रोत्साहित करना। और अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किसको? बोन मैरो को। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान है, यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्प्लीन होता है उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, है ना, स्प्लीन होना चाहिए था। चलो 89 में भी आपको इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे गलत कौन सा होगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का दंतवल्क है और यह दांत के शीर्ष पर बहुत सख्त, सफ़ेद और चमकदार होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन जो है, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन हड्डी और दांतों के निर्माण और उसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक के रूप में इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाता है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। चलो सही बताना है भैया, क्वेश्चन 90 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर में स्थानांतरित होती है और शेष जो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसके रूप में स्थानांतरित होती है। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 5000 से 11000 श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल और सबसे कम संख्या में बेसोफिल होता है। फिटकरी एक रंगीन क्रिस्टली पदार्थ है। फिटकरी में मौजूद एल्युमिनियम आयनों की उच्च जमावट शक्ति के कारण इसका जो उपयोग है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इसमें भी देखिए आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड इट कंट्रोल हंगर, थ्रस्ट, लव, हेटेड, साइटी, टेम्परेचर। नंबर 1। दूसरा कह रहा है सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, मेमोरी कैपेसिटी। तीसरा कह रहा है ह्यूमन हिंड ब्रेन और रोम्बस फेलोन इंक्लूड द ब्रेन टेल और मेडुला ऑब्लिगेंटा विच इज कॉल्ड मेडुला। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये बताइए। तो इनमें से तो कोई नहीं, तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला देखिए, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कॉफ़ी, चाय या विस्की का सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा बढ़ती है कह रहे हैं। और वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता के कारण मूत्र गाढ़ा हो जाता है और खून पतला हो जाता है जिससे रक्तचाप बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर आप कॉफ़ी चाय ज़्यादा पिएंगे तो एडीएच बढ़ेगा, है ना, और इसकी वजह से क्या होगा? आपका एडीएच बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को लड़ो या ऊड़ो हार्मोन कहते हैं, फ्लाइट या फाइट हार्मोन। और शिशुओं में जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों में इसका अभाव है। तो बहुत ही आसान है, आपको पता, अगर चाय कॉफ़ी, भाई जिसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है ना उसको कहते हैं चाय कॉफ़ी बंद कर दो, क्योंकि चाय कॉफ़ी पीने से एडीएच हार्मोन जो है वो कम होने लगता है शरीर में। चाय कॉफ़ी पीने से एडीएच हार्मोन कम होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से अनिवार्य अमीनो अम्ल का चयन करना है, इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें ये समझ गए ना कि पहले ही गलत है। इसमें बताइए भाई अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा होगा? ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लिया? बिल्कुल, देखो हाँ बिल्कुल सही है। एक हो गया हिस्टिडीन, कौन सा हो गया? हिस्टिडीन हो गया आपका, आइसोल्यूसिन हो गया आपका, और फेनिल हो गया। क्या? फेनिल एलिनिन, थोड़े से ऐसे नाम है कि जबान टूट जाती है। फेनिल एलिनिन, ठीक है। तो 1 2 3 होगा, 4 नहीं होगा। चलो इसमें भाई गलत की पहचान कर लो, गलत बता दो कौन सा गलत होगा। कह रहा है लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, दोनों में अंतर है। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक फैटी एसिड है। अल्फा लिनोलिक एसिड एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो रक्तवाहिकाओं में वसा के संचय को रोकने में सक्षम है। पौधों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेस या एमाइलेप्सिन के रूप में मौजूद होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं है, तीनों यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 95 में भी आपको गलत बताना होगा, कौन सा गलत होगा। सबसे पहले कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया या निकट दृष्टि दोष एक नेत्र रोग है
जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली। दूरदर्शिता को मायोपिया कहा जाता है, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं धुंधली। दृष्टि वैषम्य से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टिता कम हो जाती है और वह वस्तुओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं ठीक से नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। मायोपिया को यहाँ कर दो, हाइपरमेट्रोपिया को यहाँ कर दो, है ना। तो ये मायोपिया होना चाहिए था यहाँ पे, और इधर हाइपरमेट्रोपी। सिर्फ तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। गलत की पहचान यहाँ पे भी करनी है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दिल का दौरा पड़ने के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है ना, गोल्डन आवर। रेडियो सोडियम का उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए करते हैं। और ब्राइट रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है और यह शरीर में लीवर को प्रभावित करता है। एनोसीमिया या गंध के प्रति असंवेदनशीलता में व्यक्ति की सूंघने की क्षमता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्राइट रोग को यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। ये बिल्कुल ठीक है। ये शरीर में किडनी को प्रभावित कर देता है। किसको? किडनी को, ना कि लीवर को। ठीक है, तो यहाँ किडनी होना चाहिए। अगले में सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मस्तिष्क संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग होता है। जब हृदय गति बढ़ती या घटती है तो उसे समान स्थिति में लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग करते हैं। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग पूरे शरीर या अंगों में असामान्यताओं या विकृतियों का सटीक पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है ना। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलो अंतिम दो सवाल, गलत की पहचान करना है भाई। कह रहा है ट्रोफोलॉजी, इसके अंतर्गत पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। और माइमेर्कोलॉजी, इसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी, इसके अंतर्गत अर्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं भाई, फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए, ह्यूमन बिहेवियर अगर आप या जानवर का बिहेवियर स्टडी करते हो उसको फिजियोलॉजी नहीं बोलते हैं, एथोलॉजी बोलते हैं, एथोलॉजी। तो ये गलत है। ठीक है, चलो अंतिम सवाल है। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और करेले में कड़वाहट कह रहा है ओलिमेरोसिन के कारण, और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल में जो केरल कह रहा है करेले में जो कड़वाहट होती है, आपकी बिटरनेस होती है, वो होती किसकी वजह से? मैमोडिकोसाइट, है ना। लिख देता हूँ आपको, MEMORDICOCIT, मैमरोडिकोटाइट, है ना। क्या बोलते हैं? मैमरोडिकोसाइट, है ना। मैमरोडिकोसाइट जो भी है याद रखना, मैमरोडिकोसाइट। ठीक है, तो कितने नंबर आप 100 में ला पाए कमेंट बॉक्स में अगर मन हो तो बता दीजिएगा। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे अपने प्रैक्टिस बैच को ज़रूर परचेज कर लीजिए, मात्र 99 में है।